दोस्तों कहते हैं ना कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो दोस्तों आप एक ऐसे वीडियो में इंटर कर चुके हैं जहां आपको मैथ की क्वेश्चनों को स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा। एग्जाम अप्रोच मेथड को आपको बताया जाएगा। लंबी लंबी सॉल्यूशन मेरी वजूद में नहीं है। तो जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से विनती है भाई कि आप दूसरों चैनल की जैसा आप इस चैनल को ट्रीट ना करें जब तक आप इस पूरे सेशन को ना ज्वाइन कर लेते हैं वो, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर किसी भी संख्या में जितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है अगर उतना ही प्रतिशत घटाया जाएगा तो एक चीज़ आप इसमें कन्फर्म मान लीजिए कि संख्या के प्रतिशत में मतलब ये मूल चेंज में घाटा ही आएगा, कमी ही आएगा। आप इसको क्या कीजिएगा, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा और बट्टे में 100 कर दीजिएगा। एक्स का वैल्यू कितना है 40 का स्क्वायर बट्टे में 100 कर दीजिएगा। 40 का मतलब 40 × 40 और बट्टे में 100 कर दीजिएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 चौक 16। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि 16% की कमी आएगी उस संख्या में, ठीक है। चलिए मैं इसे आपको दिखाता हूँ प्रूफ करके। जैसे दोस्तों 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 2/5। तो अगर कोई संख्या में 40% की वृद्धि होती है मतलब 5 में 2 की वृद्धि होती है। जैसे अगर कोई संख्या पहले थी 5, अब वो संख्या बढ़कर कितना हो गई है 7, ठीक है। तो ये 40% की वृद्धि हो गई। फिर इसमें 40% की कमी की जाती है। तो 40% की कमी का मतलब हुआ कि जैसे अगर पहले मूल संख्या था 5 तो उसमें 2 की कमी की जाती है। अगर संख्या पहले थी 5 तो उसमें 2 की कमी करेंगे तो संख्या कितना बच जाएगा 3। तो मेरा ये दोनों संख्या फाइनल आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 25 और यहाँ पे 7 या 21। तो कम है ना, कितना कम है 4 कम है। तो हम इस 4 को तुलना करेंगे किस में से, मूल संख्या में से। और मूल संख्या कितना है 25 और गुने 100 के लिए गुने 100। 25 चौक 100, 4 चौक 16%। तो 16% की यहाँ पे कमी ही आई। तो आपको इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करना लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। बोल रहे कि दो संख्याओं का योगफल 80 है और उन दोनों संख्याओं का अंतर 8 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। बोले कि भाई आप इतना इजी क्वेश्चन आप क्यों ला रहे हो। भाई ये इजी तो है लेकिन सॉल्यूशन में चेंजेस है। अगर दो संख्याओं का योग 80 दिया हुआ है मतलब मान के चलिए अगर एक संख्या x है और अगर दूसरी संख्या y है तो x + y है, इसकी वैल्यू 80 दिया हुआ है। तो जो इसकी रेशियो होगी वो ना तो दोस्तों 20 मतलब ये 80 से तो ये मतलब कटेगा ही कटेगी। जैसे एक है संख्या x और एक संख्या y, तो x + y = 80 है। तो जो होगा x और y की रेशियो, ये दोनों रेशियो एक 80 का मल्टीपल फैक्टर होगा। अगर हम आते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है 13:9। तो 13 और 9 कितना होता है 22। क्या 22 से 80 कटता है क्या, नहीं। मेरा ऑप्शन नंबर 1 गया। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, कितना है 12:11। तो 12 और 11 कितना होता है 23। क्या 23 80 से कटता है, मतलब ये 23 क्या 80 को काट पाएगा क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर मेरा बी भी गया। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, कितना है 13:11, मतलब 13 और 11 कितना हो जाएगा 24। क्या 80 24 से डिवाइड होगा क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर सी भी चल गया। क्या बच गया ऑप्शन नंबर डी फाइनल। ऑप्शन नंबर डी क्या है 11:9। तो 11 और 9 कितना होता है 20। क्या 80 को मतलब क्या जो 80 है वो 20 से डिवाइडेबल है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इस प्रकार से मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11:9। आपको महज इस क्वेश्चन को बनाने में 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, है ना। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को मेथड से बनाते रह जाइए। हमें नहीं मालूम मेथड क्या है, आपको मालूम होगा तो आप बनाते रहिएगा और आप एग्जाम पास कीजिएगा, है ना। अगर आप मेरा इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको कुछ अलग में आपको दूंगा जो अन्य चैनल नहीं दे पाते हैं। बोल रहे कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या
बनाता है। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जिसका HCF एक हो, जिसका HCF क्या हो? एक हो। मतलब ऐसी दो संख्याओं का पेयर जिनकी HCF एक हो। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो क्या 12 और 7 को दोनों को डिवाइड करने वाला एक के अलावा और इससे भी कोई बड़ा फैक्टर है क्या? नहीं, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आप बोलेंगे भाई आप अन्य ऑप्शनों को क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? भाई ऑप्शन में तो दो आंसर सही नहीं हो सकता। चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं और अन्य ऑप्शनों को वेरीफाई करके। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे 21 और 42, तो क्या 21 और 42 का HCF एक होगा क्या? नहीं होगा एक, इसका HCF 21 हो जाएगा। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो 3 और 9, तो 3 और 9 का HCF एक होगा क्या? नहीं, इसका HCF 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 43 और 129। तो दोस्तों जो 129 है ना, ये 43 का 3 बार मल्टीप्लाई करने से आएगा। 43 तिया 129 होता है ना। तो 43 और 129 का HCF तो 43 आ गया। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए ही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ ही गया होगा और सह अभाज्य संख्या क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन छोटा था, लेकिन बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। बोलते हैं कि राहुल ने एक संख्या को 2 से गुना करने के बजाय 2 से भाग दे दिया, तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ। तो बोल रहे वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए था? जैसे कोई भी संख्या था, मान लेते कि संख्या वो x था। ठीक है, इसे 2 से गुना करना था, लेकिन वो क्या किया बंदा? 2 से भाग दे दिया। उत्तर कितना प्राप्त हुआ? 2। तो संख्या x क्या होगा? 2 दूनी 4 होगा। बोल रहा है कि सही उत्तर क्या होगा? तो संख्या तो मेरा निकल गया, इसे गुना करने के लिए कहा गया था, तो हम बस गुना कर देंगे 2 से, तो 4 दूनी 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था जहां आप फंस सकते थे, है ना। तो मैं अपने इस मैथ की सीरीज में हर एक प्रकार के क्वेश्चनों को लाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड क्वेश्चनों को लाया जाए, या तो सिर्फ इजी ही क्वेश्चनों को लाया जाए। मैथ प्रैक्टिस का मतलब ही होता है। अब देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर इतनी बड़ी क्वेश्चन जो दिख रही है, ये है दोस्तों पार्टनरशिप की क्वेश्चन। क्या बोल रहा है पार्टनरशिप के क्वेश्चन में? कि 2 लड़के हैं, एक है उमर और एक है अविनाश। ठीक है, एक है उमर और एक है अविनाश। उमर 10,000 रुपये का इन्वेस्ट करता है और अविनाश 15,000 रुपये का इन्वेस्ट करता है। उमर है वो किसी कारणवश से अपनी पूंजी को 8 महीने तक ही निवेशित रखता है, जबकि अविनाश पूरे 12 मास के लिए रखता है। तो अगर हम इसकी पूंजी की अनुपात में अगर हम इनकी महीना के संख्या को अगर हम गुना कर देंगे तो इसकी लाभ की रेशियो आ जाएगी। मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं इसकी पूंजी की वैल्यू में अगर महीनों की संख्या को अगर गुना कर दें तो इसके ये लाभ की रेशियो आ जाएगी। तो उमर 8 महीने के लिए अपनी ब्याज को निवेशित रखा, जबकि अविनाश टोटल 12 महीनों के लिए निवेशित रखा। अब हम इसका क्या ले लेंगे? इसका रेशियो ले लेंगे। 1 2 3 1 2 3, है ना। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। क्या बच गया यहाँ पे? 2 दूनी 4 अनुपात 9। तो 4 अनुपात 9। भाई मैंने कहाँ गलती किया है? अविनाश ने, दोस्तों अविनाश ने 8 महीने के लिए निवेशित रखा था। सॉरी, मुझे पढ़ने में गलती हो गई। अविनाश ने अपने पूंजी को 8 महीने तक निवेशित रखा था। मतलब जो ये उम्र है इन्होंने 12 महीने तक रखा था, और जो अविनाश है मेरे भाई ये मात्र 8 महीने तक रखा था। अब हम इसे काटते हैं ना। 1 2 3 0 से 3 0 चला गया। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अब 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, सारा सब चीज़ तो कट ही गया। तो क्या बच गया? 1 अनुपात 1। मतलब अब इसकी पूंजी को फाइनल 1 अनुपात 1 के अनुपात में ही बांटा जाएगा। ठीक है, तो 1 अनुपात 1 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। मुझे क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होती है और इसके लिए मुझे अपनी फ़ोन की सहारा लेनी होती है। ठीक है, मुझे लगा मेरी से थोड़ी सी क्वेश्चन में मिसमैच हो गई पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है देखिए एक है दोस्तों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। बोल रहा है कि पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। कौन? पी और क्यू।
तो P और Q मिलकर, P प्लस Q मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं, और Q और R इसी फसल को काट सकते हैं 12 दिन में। Q और R 12 दिन में काट सकते हैं, जबकि P और Q और R है ना, फिर उसके बाद P और R बचिए कौन, P प्लस R, ये दोनों 18 दिन में काट सकते हैं। मतलब ये दोनों पेयर मिलकर फसल को काट रहे हैं, तो टोटल कितने दिन, अगर इन लोग तीन लोग क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर इन लोग इंडिविजुअली रूप से सिर्फ P, Q और R तीनों मिलकर अगर फसल को काटे तो कितने दिनों में काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। तो 9, 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है, 36। आप सभी को शायद मालूम ही होगा, 9 चौक 36, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। तो अब मेरा यहाँ पे क्या निकल गया, P प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस R अगर मिलकर काम करेंगे तो 36 बट्टे मतलब 4 3 7 2 9 मतलब 4 दिन में काम कर लेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो P की संख्या 2 बार है, Q की संख्या 2 बार है और R भी 2 बार है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि P प्लस Q प्लस R 2 बार है। ठीक है, तो अब ये जो 2 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ बात करूं कि P प्लस Q प्लस R ये तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, खेत की फसल को कितने दिनों में काटेंगे, तो हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर 8 दिन लगेगा इन लोगों को फसल को काटने में। तो 8 दिन एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 3% की दर से वृद्धि होने पर, मतलब साधारण ब्याज जो भी होगा पहले से, अगर उसकी रेट में 3% की वृद्धि होती है तो साधारण ब्याज में 240 रुपये की वृद्धि होती है। अच्छा, जो ये 240 रुपये की वृद्धि हुई ये किस कारण से वृद्धि हुई, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ गया। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ा है और इसी के एवज में 240 रुपये की वृद्धि और हुआ है। तो पूछ रहा है कि मूलधन कितना था, तो ये कितना गुना है मेरे भाई, 80 गुना है। तो मूलधन 100% होता है, तो ए भी 80 गुना होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 8000 रुपया। और 8000 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, आप ऐसे ही इसे मुँह से बना लेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। जो लोग सवाल करते रहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर की सेशन लाओ, प्रीवियस ईयर की सेशन लाओ, तो ये प्रीवियस ईयर की ही सेशन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे। मतलब जो सीपी है वो कितना में, तो 10 रुपये में 6 की दर से खरीदा, है ना, और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। मतलब एसपी क्या है, तो 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। इसका मतलब हुआ कि एक बंदा, मान के चलो कि अगर वो नींबू ही खरीद रहा है तो 10 रुपये में 6 नींबू खरीद रहा है, वही बंदा क्या कर रहा है कि 6 रुपये में 4 नींबू को बेच दे रहा है। तो उसे लाभ हुआ कि हानि, क्या नहीं हुआ, तो और अगर ये लाभ हुआ तो कितना हुआ, और अगर हानि हुआ तो कितना हुआ। हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आप हमेशा इस तरह के चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए सीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 चौके 40, और एसपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 छक्के 36। अब देखिए यहाँ पे 40 रुपये में ख़रीदा गया, 36 रुपये में बेचा गया, कितना का हानि हुआ, 4 रुपये का। हानि निकालते हैं हम लोग किसमें, क्रय मूल्य में। तो 4/40 और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 × 40 और 1 0 से 1 0 बराबर 10% का लॉस आएगा उस व्यक्ति को, अगर वो 6 रुपये में 4 नींबू बेच देंगे तो। मतलब या तो 6 रुपये में 4 की दर से बेचेंगे, तो आप जो भी बोल लीजिए, हालांकि केला कहा गया है ना। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य कि 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल में 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। मतलब जो भी उस व्यक्ति की चाल होगी वह उस अपनी चाल की 3/4 की चाल से चलता है। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये है उसकी वर्तमान चाल और ये है इसकी सामान्य चाल। व्यक्ति क्या करता है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलता है। अगर सामान्य चाल मान के चलो 1 होगा तो 1 का 3/4 हो जाएगा ये,
ये फिर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, और ये क्या बन जाएगा 4। तो ये मेरा हो गया चाल का अनुपात। अगर हम इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब अगर हम उल्टा कर देंगे इसकी रेशियो को, तो ये हो जाएगा समय का अनुपात हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे आ गया। मतलब ऐसा हुआ कि अगर व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 3/4 चाल की चाल से चलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलिए पहले व्यक्ति की चाल था 4, अब व्यक्ति की चाल कितना हो गया 3। अगर व्यक्ति की चाल 3 हो गया है, तो अगर पहले व्यक्ति को 3 यूनिट का समय लगता था, तो अब व्यक्ति को कितना यूनिट का समय लग रहा है, 4 यूनिट का समय लग रहा है। तो किस कारण से इसका समय ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि चाल कम हो गया है पहले की अपेक्षा, है ना। कितना कम हुआ है मेरे भाई, तो समय कितना ज़्यादा लग रहा है, तो समय 15 मिनट लग रहा है। और यहाँ कितना लग रहा है, तो यहाँ 1 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है। इसी 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 15 मिनट के बराबर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि व्यक्ति अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगाते हैं। तो कितने मिनट का समय लगाते हैं भाई, तो ये सामान्य चाल तो मेरा ये है। आज ने उन्होंने चला है 3/4 चाल से, तो ये अक्सर पहुंचते हैं 3 के समय से, और 1 यूनिट का समय का वैल्यू दिया हुआ 15 यूनिट, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुने 15 = 45 मिनट का समय लगता है। और आज वो व्यक्ति गया 15 चौके 60 मिनट में, तो 60 और 45 के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस आ गया। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है के अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने में 53 सेकेंड का समय लगता है, तो उसके अग्र सिरे से लेकर खंभे की प्रारंभिक दूरी को ज्ञात करना। दोस्तों, मैंने आपको इसके पिछले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रेन की चाल होगा हम उसमें एक 0 बैठा देंगे और हम ऐसा मानेंगे कि उतनी मीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा 36 सेकंड का समय लिया जाता है। आप बोलेंगे भाई ये 36 सेकंड कहाँ से आया, तो ये 36 सेकंड एक कांस्टेंट वैल्यू है जो गणितज्ञों द्वारा बनाया गया है, और इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए, शॉर्ट में सॉल्यूशन करने के लिए, वरना मेरे पास लॉन्ग मेथड नहीं है। तो ट्रेन की चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 36 में हम एक और 0 दे देंगे, कितना आ जाएगा 360 मीटर, 360 आ जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 360 मीटर की दूरी को तय करने में ट्रेन 36 सेकंड का समय लेता है। ये 36 सेकंड अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ट्रेन 53 सेकंड में हम पहले ज्ञात करेंगे कि कितना दूरी तक समय, कितनी दूरी को तय किया है। तो क्या करेंगे, 360 × 53 बट्टे में 36 कर देंगे। 36 से 10 बार में कट जाएगा, और ये 53 × 10 = 530 मीटर हो जाएगा। तो ये 530 मीटर आप नहीं लगाइएगा, इस 530 मीटर में ट्रेन के भी तो लंबाई शामिल है भाई। तो आपको ट्रेन की लंबाई को तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी ट्रेन के अंतिम सिरा से लेकर खंभे की लंबाई पूछ रहा है, तो ट्रेन की तो लंबाई माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा भाई, 530 में से 110 चल गया तो 420 मीटर हो जाएगा। तो 420 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ना कि कोई और, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है भाई, वीडियो में शूट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है हमें भी, क्योंकि गर्मी जब ज़्यादा होती है तो समझ नहीं आता कि भाई करूँ क्या, और आप लोगों की रिस्पॉन्स उतना भी ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग दोस्तों ऐसे सेशन को ज्वाइन करने से मत चूकिए, और आप अन्य बड़े बड़े चैनलों में मत जाइए और व्यूज़ के चक्कर में तो ना ही पड़िए, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जहाँ भीड़ होती है वहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं होता है, और जहाँ खास होता है वहाँ पे भीड़ नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने इस वक्तव्य को, मैं अपने इस पूरे सेशन के माध्यम से पूरा कमिटमेंट को पूरा